दोस्तों, इस प्यारे से बच्चे के चेहरे को देखें। क्या आपको इसके चेहरे में कुछ खटक रहा है? जी हाँ, ये लाल लाल उभरा हुआ सा धब्बा जो कि इस बच्चे को जन्म से है और इसे हेमेंजियोमा या फेशियल एंजियोमा कहते हैं। और अब इस तस्वीर को देखें, ये खटकने वाली चीज़ अब खत्म हो चुकी है और हुई ये होम्योपैथी से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक फेशियल एंजियोमा का क्योर्ड केस। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फेशियल एंजियोमा होता क्या है। फेशियल एंजियोमा एक जनरल टर्म है जो कि बिनाइन या नॉन कैंसरस ब्लड वेसल्स के ट्यूमर को इंडिकेट करता है। ये शरीर के किसी भी पार्ट पे हो सकता है इंक्लूडिंग स्किन, और अगर ये फेस पे होता है तो इसे फेशियल एंजियोमा कहते हैं। हेमेंजियोमा एक स्पेसिफिक टाइप का एंजियोमा ही होता है जो कि एक कॉमन वस्कुलर बर्थ मार्क है जो कि जन्म के साथ बच्चों में होता है और ये स्किन पे जन्म के थोड़े दिन बाद ही अपीयर हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एक समय पे आकर के ये रुक जाता है। ये अलग अलग साइज, शेप और कलर के होते हैं। इन शॉर्ट, सारे फेशियल हेमेंजियोमा एंजियोमा हो सकते हैं, लेकिन सारे एंजियोमा फेशियल हेमेंजियोमा नहीं हो सकते। आइए अब समझते हैं नवजात शिशुओं में फेशियल एंजियोमा क्या होता है। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके कारण क्या होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। इसे डॉक्टर के साथ साथ नवजात शिशुओं के पेरेंट्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का वस्कुलर बर्थ मार्क यानी कि ब्लड वेसल्स के ओवर ग्रोथ से होने वाला एक बर्थ मार्क है। टाइप्स ऑफ फेशियल एंजियोमा, ये 3 तरह के होते हैं। पहला, इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा। ये सबसे कॉमन तरह के हेमेंजियोमा है जो कि जन्म के कुछ दिनों के बाद अपीयर होते हैं। धीरे धीरे करके ये ग्रो करते हैं और फिर श्रिंक हो जाते हैं। दूसरा है पोर्ट वाइन स्टेन। ये परमानेंट बर्थ मार्क हैं जो कि खुद से नहीं जाते और ये फ्लैट पिंक या रेड कलर के होते हैं। तीसरा है स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा जो कि स्किन से उठे हुए रेड बर्थ मार्क होते हैं जो कि स्ट्रॉबेरी की तरह रिजेंबल होते हैं और इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा कहते हैं। काउजेज एंड रिस्क फैक्टर, यानी कि किन कारणों से हेमेंजियोमा हो सकता है और किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है। इसमें है जेनेटिक फैक्टर कि अगर पेरेंट्स में अगर किसी को हेमेंजियोमा है या सिबलिंग में, भाई बहनों में हेमेंजियोमा है तो उन बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसमें भी हेमेंजियोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि SW सिंड्रोम या KTW सिंड्रोम या फेस सिंड्रोम, इस तरह के सिंड्रोम में भी हेमेंजियोमा बढ़ते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ इडियोपैथिक होते हैं यानी कि अननोन कॉज वाले, कि जिसके कारण का पता नहीं है। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स होते हैं रेड, पिंक या पर्पल, ये लीजन होते हैं। और फेशियल एंजियोमा टिपिकली अपीयर होते हैं लाल, पिंक या पर्पल जो कि स्किन से थोड़े से उठे हुए होते हैं। ये अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। रैपिड ग्रोथ, हेमेंजियोमा यूजुअली रैपिड ग्रोथ वाले होते हैं। जैसे जन्म के बाद ये होते हैं तो कई महीनों तक ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और धीरे धीरे करके स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबल होने के बाद 10-12 साल की उम्र के बाद ये धीरे धीरे श्रिंक होने शुरू होते हैं। पेन और डिस्कम्फर्ट, हेमेंजियोमा के साइज़ के हिसाब से पेन या डिस्कम्फर्ट मरीजों में या बच्चों में होता है। ब्लीडिंग और अल्सरेशन, लार्ज साइज़ के हेमेंजियोमा बहुत प्रोन होते हैं ब्लीडिंग के लिए, यानी कि बहुत हल्की सी चोट लगने के बाद, बहुत हल्के से परेशानी के बाद फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो जाती है और ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। CT MRI करके भी हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है, उसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक हेमेंजियोमा फैला हुआ है। कई बार हमें बायोप्सी भी करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि कहीं वो हेमेंजियोमा मैलिग्नेंसी की तरफ तो नहीं जा रहा, कोई और बड़ी बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहा। और कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जैसे KTW सिंड्रोम, स्टुअर्ट वेबर सिंड्रोम वगैरह के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिससे कि पता लगता है कि ये हेमेंजियोमा किस तरह का है। ट्रीटमेंट ऑप्शन, जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो पहले तो ऑब्जर्वेशन होता है। हम यूजुअली देखते हैं कि हेमेंजियोमा खुद से ही डिसअपियर हो जाता है समय के साथ साथ 10-12 साल की उम्र के बाद। कुछ मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, बीटा ब्लॉकर्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि इसके ग्रोथ को श्रिंक करते हैं या मैनेज करते हैं। तीसरी होती है लेज़र थेरेपी, अगर उनका साइज़ ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम लेज़र थेरेपी करते हैं। और सर्जिकल रिमूवल, इन सम केसेस सर्जिकल रिमूवल माइट बी कंसिडर्ड क्योंकि वो हमारे बॉडी के फंक्शन को इम्पेयर करते रहते हैं। कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन भी हेमेंजियोमा के होते हैं जैसे अल्सरेशन और ब्लीडिंग या विज़न और आई प्रॉब्लम। अगर वो हेमेंजियोमा किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो हमारे विज़न को, आइज़ को ब्लॉक कर रहा हो उसके, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार फंक्शनल इम्पेयरमेंट होते हैं, अगर अपर लिप पे कोई
बड़ा सा हेमेंजियोमा बन गया हो तो सांस लेने में, खाने में, फीड करने में बच्चों को परेशानी होती है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जैसे भी कोई हेमेंजियोमा होता है या फेस के ऊपर अगर स्पेशली होता है तो हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसे लेकर के हम अपने लुक को लेकर के, सेल्फ स्टीम को लेकर के बड़े ही डिमोरलाइज रहते हैं। कॉस्मेटिक कंसर्न, कई बार फेशियल हेमेंजियोमा में किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि ये एक ऐसी जगह प्लेस होते हैं या ऐसा इनका लुक होता है कि कॉस्मेटिक कंसर्न की बात होती है। कुछ रेयर सिंड्रोम्स भी होते हैं जिसके कॉम्प्लिकेशन हमने अभी पढ़े, KTW सिंड्रोम, फेस सिंड्रोम वगैरह होते हैं, जो कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे केस में ट्रीटमेंट सर्जिकल या लेज़र थेरेपी से ज़रूरी होता है। सितंबर 2022 की बात है जब इस बच्चे की मदर ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने इसका वीडियो और फोटो मुझे भेजा और कहा कि सर, मेरे बच्चे को जन्म से ही ये दाग है और मैं चाहती हूँ कि इसकी सर्जरी ना हो और ये दवाइयों से ठीक हो जाए। क्या ये ठीक हो सकता है? मैंने आपका लिवर हेमेंजियोमा का वीडियो देखा है, आप हेमेंजियोमा को ठीक कर सकते हो, क्या ये भी ठीक हो सकता है? लिवर हेमेंजियोमा के तो केसेस मैंने काफ़ी सारे ठीक किए हैं, लेकिन फेशियल एंजियोमा का ये पहला केस मेरे सामने आया। लेकिन चूंकि डायग्नोसिस सेम है और पैथोलॉजी सेम होती है तो इसे भी ठीक होने के पूरे चांसेस थे। मैंने फेशियल एंजियोमा की पूरी स्टडी करी और देखा कि पूरी रिपर्टरी में सिर्फ एक मेडिसिन है जो कि इस कंडीशन को कवर करती है और वो मेडिसिन है एब्रोटेनम। एंड लकली मेरे पास एब्रोटेनम एलएम पोटेंसी में अवेलेबल थी, तो मैंने इस बच्चे को एब्रोटेनम एलएम पोटेंसी में शुरू किया। LM1 से मैंने इसकी ट्रीटमेंट शुरू की और जैसे एलएम पोटेंसी देते हैं, आप लोग जानते हो मेरे वीडियो को रेगुलर देखने वाले, कि एलएम पोटेंसी को जैसे देते हैं मैंने इस बच्चे को दिया। साथ में सैक्लैक और रूब्रम मैंने साथ में दिया और एक क्रीम हेमामिलिस ऑइंटमेंट मैंने लगाने को दिया एक्सटर्नल, ताकि एक्सटर्नल भी जो हेल्प मिले मेडिसिन से और इंटरनल मेडिसिन हेल्प करके इस बच्चे को जल्दी से ठीक करे। सितंबर 2022 को मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और अक्टूबर में मैंने देखा कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसकी मदर ने मुझे फ़ोटो भेजा। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने लगे और ग्रेजुअली बच्चे की इम्प्रूवमेंट होती रही। दिसंबर के लास्ट तक आते आते ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस बच्चे की रीसेंट फोटो है और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और 1 साल बाद भी इसके चेहरे पे कोई दाग, कोई धब्बा, कोई सूजन, कोई भी एंजियोमा नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, ये एक और केस है जो कि एविडेंस बेस्ड है और प्रूफ बेस्ड है कि होम्योपैथी काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। कैसे काम करती है, रिसर्च जारी है, लेकिन काम करती है इसका प्रूफ और एविडेंस मेरे पास और मेरे वीडियोस में आप लगातार देखते हैं। दोस्तों ऐसा अगर कोई केस रहे, इस तरह का केस रहे जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, तो आप पास के होम्योपैथी डॉक्टर से मिल करके उसको समाधान करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सर्जरी में चले जाएं, आप डायरेक्ट ऐसी दवाइयां देने लगे जो स्किन की है और बच्चे को हार्म करे, तो आई थिंक इट्स नॉट वाइज, ये समझदारी की बात नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक और सर्जिकल कैटेगरी का केस होम्योपैथी से ठीक हुआ और बड़े अच्छे से और परमानेंट क्योर हुआ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊंगा आपके पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए क्योर्ड केस के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।